वेलकम फ्रेंड्स। अभी तक हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे CH की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज और OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, एल्कोहल्स की, ये सब। तो आज हम शुरू करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर की जो CO फ्रीक्वेंसीज होती है वो। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारा एक और चैनल अभी स्टार्ट किया हमने 2-3 दिन पहले, ACS के नाम से आओ केमिस्ट्री सीखे। तो जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर कार्ड के अंदर भी आपको शो होगा उस चैनल का लिंक। तो आप उस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सेम तरीके से, जैसे यहाँ पे अभी मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करा रहा हूँ और क्वांटम के भी कुछ एक वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। तो होप इसके बाद अभी आने वाली 4-5 वीडियोस के बाद ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वो सब कवर अप करने की कोशिश करते हैं। स्लोली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उसी चैनल पे अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया हुआ है और सेम वहाँ पे आपको इसी तरीके से काफ़ी वीडियोस मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक्स और न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम जितनी है वो सारी की सारी हमें वहाँ पे मिलेंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड CO ग्रुप। सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रीक्वेंसीज रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम मानते हैं यहाँ पे, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फ्रीक्वेंसीज को ही मानते हैं। तो यहाँ पे जो CO ग्रुप है, इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी रहती है, बेस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रहती है, वो लगभग ये मानो कि 1720 सेंटीमीटर इनवर्स या फिर 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के पास बेस फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं। फ्रीक्वेंसी है वो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, उनके अंदर की जो बेस वैल्यू ये अपने पास 1720 है। इस पर हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर, जो हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, तो उन कंसेप्ट्स का यूज करके हम जो जितने इनके कार्बोनाइल ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप है, उनमें से हम फाइंड आउट करेंगे, याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज इसकी 1720 होगी। यहाँ पे जो अपना ये एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड की जो बेस फ्रीक्वेंसी है C ये होता है, और एल्डिहाइड की जो बेस फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है लगभग 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, अप्रोक्सीमेट इतना। ये 1720 भी हो सकता है, इसी के आसपास रहती है। फिर अपना आता है कीटोन। जो कीटोन होता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे इसकी तरफ शिफ्ट होगी। तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, जिस कारण इसकी फ्रीक्वेंसी वो थोड़ा डिक्रीज होती आएगी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। और फिर जो अपना एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर COH ग्रुप है यहाँ पे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग रहती है 1710 सेंटीमीटर के इनवर्स के आसपास। और जो एमाइड ग्रुप अपना आता है, जहां पे हम लिखते हैं NH2, ठीक है। तो यहाँ से जो NH है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, तो यहाँ से ये और डिक्रीज होकर ये लगभग रह जाती है ये चीज।
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का एक अलग सा कंसेप्ट लगता है यहाँ पे OH को आप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, यहाँ पे -I फैक्टर, तो इसकी इंक्रीज होके आनी चाहिए, बट इसकी 17 से 10 के आसपास आती है। इसका भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आप मान सकते हो। और अगर आप दूसरे तरीके से अगर इसको याद रखना चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करता होगा, बट इसके पास -I वाला इफेक्ट लगता है इसके अंदर OH का, तो I इफेक्ट के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, बट इसकी 17 से 10 के आसपास आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ओके, और फिर ये एल्डिहाइड हो गया अपना। फिर अपना आता है एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप में क्या होता है, RCOOR, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला इफेक्ट लगाएगा, OR है वो, तो यहाँ से तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होकर लगभग हमें मिलेगी 1735 सेंटीमीटर के आसपास। और फिर एसिड एनहाइड्राइड होता है, जिसके अंदर हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड 2 पीक देता है, ये वाला ग्रुप यहाँ पे 2 है, ये 2 पीक देगा, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की और एक एसिमेट्रिक, 2 बैंड देता है। ये भी एक कंफर्मेशन होती है कि एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस को हम कंफर्म कैसे करते हैं कि यदि वहां पे अपने पास 2 बैंड आए इस रीजन में CO के, तो वो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। 2 बैंड कौन से आएंगे, एक होगा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का जो कि 1760 का रहता है, और जो एक और है दूसरा जो बैंड है वो इनकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का रहता है, जो कि और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का जो बैंड होता है वो हमेशा ज्यादा आता है सिमेट्रिक से, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का और ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक का 1810 सेंटीमीटर के आसपास। और फिर एक और अपना कौन सा बच गया, एसिड क्लोराइड, एक और बचता है अपना, वो है एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, RCOCl, ये क्लोरीन है, काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा यहाँ पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसकी CO जो बेस वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज होने के कारण तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग आएगी 1800 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये बेस वैल्यू इतनी है। फिर हमें कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद ये देखना है, हम आसानी से याद रख सकते हैं किसकी ज्यादा रहेगी और किसकी कम रहेगी। बेस वैल्यू 1720 और 15 मान लो, कोई भी एल्डिहाइड के मान के चलते 1720 मान लो, इसको 1725 मान लो, इसी के आसपास रहती है। अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स है दोनों की बेस वैल्यूज लगभग 1720 है। हो सकता है ये किसी और फैक्टर के कारण 1720 का थोड़ा कम हो जाए, ये थोड़ा बढ़ जाए, काफी आसपास है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, जहां पे मैंने CH के जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को एक्सप्लेन किया था, वहीं पे मैंने आपको ये बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके अंदर जो ये CH बैंड मिलेगा हमें, ठीक है, ये 2 CH बैंड देता है, एक देता है एल्डिहाइड 2750 और 2850 के आसपास, ये हमें एल्डिहाइड के अंदर CH के ये 2 बैंड मिलते हैं। बट ये वाला बैंड है नॉर्मल एल्केन की CH के साथ ओवरलैप हो गया था, जो 2800 से 3000 के बीच में रहता है, तो इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट ये अलग रहता है CH से, तो वहां पे यदि 2750 सेंटीमीटर इनवर्स के पास कोई एक और बैंड अगर आपको मिलता है तो देन अपना कंफर्म है कि वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ओके, कीटोन और एल्डिहाइड में यदि 1720 के आसपास अगर हमें पीक मिलती है तो पॉसिबिलिटीज है कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों हो सकते हैं वहां पे, तो उसे एक बार हमें कंफर्म करना है कि वो एल्डिहाइड है कीटोन है, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स के कारण इसकी वैल्यू थोड़ा 5 कम हो सकती है, इसकी बढ़ सकती है, तो वो हम श्योर नहीं कह सकते कि यहाँ 1725 है और 1715 है, तो ये इतना ही होगा। तो उसके लिए एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए ये वाली पीक हमें ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड के लिए ये 2750 और 2850 पे CH के बैंड मिलते हैं हमें,
दो बैंड मिलते हैं। ये CH एल्केन्स के साथ ओवरलैप होता है, बट ये अलग रीजन से बाहर मिलेगा एल्केन के। तो ये यदि पीक मिलती है हमें, तो इसका मतलब एल्डिहाइड कंफर्म है। दूसरा देखो वहां पे ये, अब कार्बोक्सिलिक एसिड जब आएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कंफर्म कैसे करेंगे हम लोग? CO और OH की पीक यहां पे मिलेगी, इसके अंदर OH है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH की जो रेंज आती है ना, हाइड्रोजन बेंडिंग के कारण ये एक ब्रॉड पीक देता है इस रीजन के अंदर। यदि इस रीजन के अंदर यदि एक बहुत बड़ी ब्रॉड पीक है, तो हमें कुछ और नहीं सोचना, वो कंफर्म है कि वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही होगा। ठीक है, ये ब्रॉड पीक के कारण होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में CO ग्रुप, ये भी देखो इसी रीजन के अंदर आ रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए OH की पीक देखनी है। OH की पीक ऐसे पता लगेगा कि ये ब्रॉड पीक देगा, हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक ब्रॉड पीक आएगी 2400 से 3600 सेंटीमीटर के रीजन के बीच में, जो सभी को ओवरलैप कर ले, जितने भी CH वगैरह वो नहीं दिखेंगे, एक ब्रॉड पीक दिखेगी हमें। तो ये ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंफर्म है। अच्छा, दूसरी चीज एमाइड है। तो एमाइड में CO के साथ कौन सी पीक मिलेगी? NH2 की पीक मिलेगी। ठीक है, NH2 की पीक का भी, एमीन के पीक का भी मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, इसी एमीन पे जाएंगे हम कार्बोनाइल ग्रुप के बाद। और दूसरा एसिड आयन हाइड्राइड का कंफर्मेशन कैसे होगा? दो बैंड मिलेंगे, ये वाला और ये वाला, दो बैंड मिलेंगे 1760 और 1810 के ऊपर। यदि दो बैंड यदि हमें मिल रहे हैं तो ठीक है। और एसिड क्लोराइड है, तो फॉर्मूला गिवन है हमें, तो फॉर्मूले पहले क्लोरीन होना चाहिए, और क्लोरीन के बाद यदि 1800 के पास अगर हमें पीक मिल रही है, तो बेस कंफर्म है कि वो एसिड क्लोराइड होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। एक OH की बेंडिंग, OH की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2400-3600 सेंटीमीटर के आसपास, और जो एल्डिहाइड का कंफर्मेशन है वो कैसे रहेगा? 2400-3600 के बीच में एक ब्रॉड पीक मिलेगी। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, कि किस तरीके से हम अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन है जो सारे के सारे वो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और IR में लगभग पेपर उधर रख दे। तू थोड़ी तंग कर रही है मुझे, तूने 3 बार रोक दिया मुझे। ठीक है, तो अभी ये इतना हो गया। अभी हम एक एक ग्रुप को देखेंगे, कंफर्म करेंगे हर एक ग्रुप का पूरा डिटेल, किस टाइप के क्वेश्चन अपने पास हो सकते हैं। तो सारे के सारे हम डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कार्बोनाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बता दी यहाँ पे, अभी दो चीजें कौन कौन सी बता दी, सॉरी मतलब बेस वैल्यूज है वो बता दी आपको। तो अभी हम देखते हैं कंफर्म, एल्डिहाइड कीटोन का कंफर्मेशन बता दिया, और फैक्टर्स अफेक्टिंग देखते हैं। सबसे पहले कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का इफेक्ट बता दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट, जो कि हमने बेस वैल्यूज बताई है उसके बेस पे। तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं कॉन्जुगेशन का इफेक्ट। कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखो कैसे लगेगा। यदि CO बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्जुगेशन में है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये प्लस, तो यहां पे क्या फैक्टर लगा, क्या इफेक्ट लगा? कॉन्जुगेशन के कारण जो CO डबल बॉन्ड है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड वीक हो गया,
तो वीक होने के कारण जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। कितना अमाउंट डिक्रीज होती है? 20 से 25 का जो फर्क है वो इसके अंदर आता है। कि मान लो यदि तो ये यदि मैं यहाँ पे ये मानूं, ये यहाँ पे CSC की टोन ग्रुप अगर मैं लेके चलूँ, इसकी पीक यदि 1715 सेंटीमीटर के आसपास आनी चाहिए इस फंक्शनल ग्रुप की, तो बट इस कॉन्जुगेशन के कारण जो इसकी पीक है वो 1715 सेंटीमीटर से डिक्रीज होकर चली जाती है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसके कारण कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण ये चीज होगी। ठीक है। और दूसरा रिंग साइज इफेक्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है, 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने पहले की वीडियोस देखे हैं तो कंफर्म है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रिंग साइड इफेक्ट की क्या बात की है हमने? फोर मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, तो क्या इफेक्ट बताया था इसका? यहां से देखो हम कैसे बात करते हैं कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा। और यदि 6 मेंबर रिंग है तो 120 रहेगा। तो रिंग साइज डिक्रीज होने के बाद 654 से डिक्रीज होने के बाद जो ये बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने का मतलब क्या है? यदि जैसे देखो अगर हम बात करें, जैसे नॉर्मल अगर हम बात करते हैं सीधा हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, तो 180 डिग्री एंगल होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जहां पे 50% s करेक्टर होता है और 50% p करेक्टर होता है, s करेक्टर और p करेक्टर। और यदि यही एंगल यदि डिक्रीज होकर 120 डिग्री आ जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वहां पे ये 33% एस करेक्टर रहेगा, 33.3 लिख देता हूँ, और 66 पॉइंट लगभग 7 है ये पी करेक्टर रहेगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे 25% और 75%। तो जैसे जैसे ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है वैसे वैसे पी करेक्टर वो इंक्रीज होता है। तो यहां से क्या होगा? पी करेक्टर इंक्रीज होगा तो ये इस रिंग के अंदर जो पी करेक्टर ज्यादा आएगा, तो रिंग के अंदर पी करेक्टर इंक्रीज होना चाहिए। तो पी करेक्टर एक्स्ट्रा पी करेक्टर कहां से आएगा? एक्स्ट्रा पी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो नहीं सकती है, sp4 से जा नहीं सकते आगे, तो एक्स्ट्रा जो पी करेक्टर वो कहां से आएगा? तो ये बाहर वाला जो बॉन्ड है, जो बाहर वाला बॉन्ड है, इस बाहर वाले बॉन्ड से पी करेक्टर वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और यहां से एस करेक्टर वो इसमें चला जाएगा, यहां से यहां क्या होगा? पी करेक्टर आएगा और इस रिंग से एस करेक्टर इसमें चला जाएगा। तो एज रिजल्ट क्या हो रहा है? पी करेक्टर इसका कम हो रहा है इस बॉन्ड का और एस करेक्टर वो बढ़ रहा है। तो क्या होगा? इस रिंग का जो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है उसका परसेंटेज एस करेक्टर है वो इंक्रीज होगा और परसेंटेज पी करेक्टर है वो डिक्रीज होगा इसका। ठीक है। और जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने के साथ क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि एस अच्छी ओवरलैपिंग करता है, एस करेक्टर ज्यादा तो ओवरलैपिंग अच्छी, तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने पर जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। तो ये जो 5 मेंबर रिंग है इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो यदि 1745 सेंटीमीटर पे आती है तो इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 1780 सेंटीमीटर पे आती है। तो ये एक चीज है यहाँ पे। ठीक है। और रिंग साइज ये फैक्टर मैं 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अच्छे से याद होना समझ आ जाना चाहिए। तो और फिर हम देखते हैं तो नेक्स्ट फैक्टर वो देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फैक्टर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण
ये CO ग्रुप है, मान लो ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन है वो इधर H के साथ जब बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ से जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगी। सीधी सी बात यही है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगी। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कवर अप करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास जाएगा। तो ये चीज हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो ये CO की वैल्यू है वो डिक्रीज है, क्योंकि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ना कुछ तो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी कहाँ से, फिर ऑक्सीजन की कम होगी तो ऑब्वियस है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये 2-3 है, ठीक है, तो ये हो गया। तो ओके, तो अभी हम एल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया, कीटोन्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो इसी तो रिंग साइज इफेक्ट के बेस के अगर मैं इक्वेशन लिखूं आपके पास, कीटोन्स के अंदर ये रहेगा, यदि ये मैं डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स बना रहा हूं, ठीक है, और ये ऑर्डर रहता है इनका, नॉर्मल कीटोन का, साइक्लिक कीटोन का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या रहेगी, ये पता है ना, अभी एक्सप्लेन किया रिंग साइज इफेक्ट का, तो सबसे कम किसकी रहनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होने पर, फिर बॉन्ड एंगल कम होने पर जो इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो परसेंटेज या करैक्टर है वो ज्यादा होगा, और इसके अंदर परसेंटेज या करैक्टर है वो कम होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज या करैक्टर ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे हाई जो आएगी वो रहेगी 3 मेंबर रिंग की, और सबसे कम रहेगी वो 7 मेंबर रिंग की। वैल्यू लिखनी है तो लिख देते हैं। एक बार शायद ये किसी एग्जाम में, नेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ कि डायरेक्ट ये लिख के दे दी, दोनों की बताओ कितनी होगी, तो कोई ज्यादा वाली ऑब्वियस है, जो कम बॉन्ड एंगल होगा वही होगा। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार नेट के एग्जाम में, 1715, ये भी लगभग इसी के आसपास रहती है, 1715, और वो 1705 के आसपास आ जाएगी। तो ये हमें नहीं याद रखना कितनी वैल्यू लगती है, बोधन की जरूरत नहीं इसके बारे में, पर जो ऑर्डर है वो ध्यान देना चाहिए। ध्यान कैसे रहेगा, कंसेप्ट से, और कंसेप्ट जब प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्यूशन प्रैक्टिस करना। ओके, ठीक है, तो ये चलो हो गया अभी कीटोन्स के बारे में। कीटोन का ये हो गया, बाकी एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएशन बता। और फिर हमारे पास 2 टाइप की कीटोन देखते हैं ना, 1,2 डाइकीटोन्स और 1,3 डाइकीटोन्स, अल्फा बीटा डाइकीटोन बोल देते हो आप, अल्फा कीटोन्स और बीटा डाइकीटोन्स। ये अल्फा डाइकीटोन जिसे 1,2 डाइकीटोन भी बोलते हैं, बीटा डाइकीटोन जिसे 1,3 डाइकीटोन भी बोलते हैं। हाँ जी, चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे, CH2 लिखना ही पड़ेगा, क्या कहा जाए, ठीक है। तो ये बीटा डाइकीटोन होता है, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बीटा डाइकीटोन है या अल्फा डाइकीटोन है, पता लग गया। 2 डाइकीटोन है गिवन किसी भी तरीके से, फॉर्मूले में किसी भी तरीके से पता लग गया कि यहाँ डाइकीटोन है। फिर बीटा डाइकीटोन है वो 2 बैंड देता है, क्या देगा,
ये वाला जैसे कार्बोनाइल ग्रुप में हमने देखा था ना, वो एसिडिक एनहाइड्राइड ग्रुप होता है, वहां पे हमें दो बैंड मिलते हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमें दो बैंड मिलते हैं। ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं। एक कंसेप्ट और है यहाँ पे, एक चीज और बनेगी, वो देखो क्या है। इसके अंदर जो कीटोइनोल टोटोमराइजेशन के बारे में हमने देखा है, क्या इसके अंदर कीटोइनोल टोटोमराइजेशन हो सकती है? इसके अंदर हो सकती है, इसमें नहीं है, बट हाँ इसमें पॉसिबल है। तो कीटोइनोल जब टोटोमराइजेशन होगा तो वहां से क्या चीज होगी, ये जो CH2 बॉन्ड है क्या होगा, इनोल फॉर्म बनेगी। और इनोल फॉर्म ऐसे बनती है, इनोल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। तो कीटो इनोल टोटोमराइजेशन यहाँ से होगा, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो COG फ्रीक्वेंसी जब उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे दो चीज होगी, एक जो CO है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो नॉर्मल जहां पे यहाँ पे 1723 वाला ये कीटो फॉर्म का होगा, तो ये हमें दोनों तीनों पीक्स मिलेगी। कीटो इनोल फॉर्म में ये CO की फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और साथ में एक एक्स्ट्रा पीक है वो कौन सी बढ़ेगी, OH के लिए हमें ये पीक मिलेगी। और OH यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये सेम किस टाइप की देगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आता है उसी टाइप की ये हमें पीक देगा। इनोल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है। तो इनोल फॉर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए इनोल, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, तो ये यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन रहेगा। जो कीटो फॉर्म है वो दो बैंड देगी 1723 और 1706 के आसपास, और जब इसकी इनोल फॉर्म बनेगी तो वहां पे CO का एक ही बैंड मिलेगा, और साथ में हमें क्या मिलेगा, वो काफी डिक्रीज होकर आएगी 1622 के आसपास। कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगी। अच्छा, तो अभी आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, ये काफी लंबा टॉपिक चलेगा थोड़ा कार्बोनाइल का, तो इस टॉपिक को हम अभी यही खत्म करते हैं। तो हमने अभी तक एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में डिफरेंशिएट कर लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ठीक है, तो उसका हम देखते हैं किस तरीके से रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का, हम आगे देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कौन एस्पेक्ट बनता है। नेक्स्ट वीडियोज में हम वो चीज़ें देखेंगे। ओके।